गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी 3-4 दिन से मुझे बड़ा जो है सोर थ्रोट था और हल्का सा जुकाम टाइप भी था। तो चूंकि मैंने भोपाल ट्रेवल किया था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद फिर मैंने कल RT-PCR टेस्ट कराया, तो टेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टेस्ट नेगेटिव आया। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है ना, उसमें यह है कि कोविड जिनको हो चुका है एक बार, उनको दोबारा भी हो रहा है, जिनको वैक्सीन लगा है उनको भी हो रहा है। लेकिन ये कि हाँ, सीवियरिटी उसकी कम है, पर तब भी मैं बोलूंगा कि वैक्सीन हम सबको लगवाना चाहिए। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण ये है कि, और आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो है अमेरिका में जो रिसर्च हुए और जो CDC का डेटा बाहर आ रहा है, उसमें यही सामने आ रहा है कि जो वैक्सीन हमारा कोवैक्सीन है, हमारा कोविशील्ड है, ये दोनों वैक्सीन बड़े अच्छे हैं। और इनफैक्ट ICMR का रिपोर्ट में तो ये भी आया हुआ है कि यदि किसी ने पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया है, दूसरा कोवैक्सीन का लगवाता है, या पहला कोवैक्सीन का लगवाया है, दूसरा कोविशील्ड का डोज लगवाता है, दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर सर्टेन स्ट्रेंथ के। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी इस पर आना बाकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन जो है, उससे हम अपने शरीर को जो है वो एक प्रकार से मोटिवेट करते हैं इस चीज के लिए कि भैया पहचान लो इस वायरस को, इस वायरस का इन्फेक्शन दुनिया भर में चल रहा है, तो कम से कम पहचान कर अपनी बॉडी को बचा लो। ठीक है, vaccines are not medicines, they are just a medium to introduce the pathogen to the body. वैक्सीन इलाज नहीं होती है, वैक्सीन वो तरीका है जिससे हम अपने शरीर को बताते हैं कि ये वायरस बाहर है, इसके खिलाफ इम्यूनिटी को तैयार करना है। ठीक है, इसलिए सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि जो है आप इन्फेक्शन से जो है कुछ हद तक आप बच सके। तो देखिए, ऐसा है कि 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाया, एक आध किसी को कोविड हो गया, उसमें 2 को कोविड हो गया। लेकिन 100 लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनमें से अधिकांश 50, 60, 70% लोगों को कोविड होने की संभावना है, यदि वो इन्फेक्शन के संपर्क में आते हैं। मतलब 100 टाइम आपका इन्फेक्शन के संपर्क में आते हैं तो 1 या 2 बार पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन पकड़ लेगा आपको, 98% नहीं पकड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन नहीं लगवाते हैं तो संभावना है कि 90% की इन्फेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नर्सिंग के एग्जाम को भी जो है नीट के साथ ऐड कर दिया गया। मुझे लगता है अच्छा किया, इससे थोड़ा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग में भी क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करेगा। और दूसरा है, एक एग्जाम ले लिया आपने, एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लिया आपने, उसके आधार पे बाकी सारे एग्जाम में एडमिशन देना बुरा नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये एक अच्छा ही कदम है, क्योंकि पहले बहुत ही रैंडमाइज टाइप के एग्जाम थे, नर्सिंग ने अपना वैल्यू भी खो दिया था। जबकि नर्सिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। नर्सिंग जो है, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं खुद डॉक्टर हूं, कई सारे मैंने इमरजेंसी ड्यूटीज भी की है, मैंने फेलोशिप इन इंटेंसिव केयर मेडिसिन भी किया हुआ है, मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम भी किया हुआ है। मैं कह रहा हूं, नर्सेस के बगैर अस्पताल नहीं चल सकते हैं। नर्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की आउटकम में। लेकिन अपने यहां क्या था, डिग्री मिल रही थी केवल। बल्कि मैं कहता हूं थोड़ा सा नर्सिंग के स्टैंडर्ड को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है वो जो डिग्री मिले तो प्रॉपर। एंड जो नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं आजकल, जुगाड़ करके किसी से कहलवा कुलवो के किसी दूसरे का अस्पताल दिखा दिया, किसी दूसरे की बिल्डिंग दिखा दी, और एक छोटे से घर में नर्सिंग कॉलेज खोल लिया, केवल फीस लेने के लिए, डिग्री देने के लिए। ये गलत है। हर एक नर्सिंग कॉलेज का बाकायदा इंस्पेक्शन होना चाहिए, पूरी फैसिलिटी उसमें हो, तो ही उस कॉलेज को मान्यता मिलना चाहिए। थोड़े से पैसे के पीछे आप लोगों के हेल्थ के साथ में, लोगों की ट्रेनिंग के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो नर्सिंग का आपको बता दूं, मैं नर्सिंग की सबसे अधिक, इंडिया से सबसे अधिक डिमांड यदि किसी की है तो नर्सेस की है बाहर। और साउथ में केरल की नर्सेस जो होती हैं वो तो दुनिया भर में फेमस है, सच बता रहा हूं बैठ के। मुंबई के अंदर भी जो हॉस्पिटल्स में जब रिक्रूटमेंट होता है तो सबसे अधिक प्रायोरिटी मिलती है केरल से आने वाले नर्सेस को, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे से ट्रेंड होती है। तो मैं ये नहीं बोला कि बाकी लोगों को नहीं बनता काम, उनको भी काम बनता है, लेकिन जो डेडिकेशन उन लोगों में देखा गया, वो डेडिकेशन बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। खैर, ये तो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का बात हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो है मतलब देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज है वो वन गो में बनाना चाहिए। मतलब वो लास्ट मिनट पर चीजें ऐड करते हैं ना, तो उससे पैनिक क्रिएट होता है। खैर, ठीक, अब क्या कर सकते हैं, सरकार है, अब तो ऐसा लगता है कि माई बाप टाइप ही है वो ना। ठीक है, खैर, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। वो है आपके, उनका नाम बता रहा हूं मैं, उनका जो नाम उनका है हॉवर्ड सुल्ज। ठीक है, हॉवर्ड सुल्ज जो है, आप नाम सुना पहले कभी अपने का? हॉवर्ड सुल्ज को मैं बता दूं कि आपने सुना होगा कि एक बड़ी दुनिया में एक बहुत बड़ी कॉफी चेन है,
एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉफी चेन जो बड़ी पॉपुलर है। और अमेरिका में लोगों का ब्रेकफास्ट वहीं होता है। लोग घर से निकल जाते हैं काम के लिए और रास्ते में उस कॉफी चेन में जाके कॉफी लेते हैं वहां से वो, और एक सैंडविच लेते हैं और अपना काम के लिए अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, अमेरिकन फिल्मों में देखा होगा, अपने नेटफ्लिक्स पे देखा होगा आपने, कि वो जो फिल्म स्टार होते हैं या जो भी एक्टर होते हैं, वो एक बड़ी सी कॉफी हाथ में लेके चलते हैं। कि अपन लोग जैसे पानी की बोतल लेके चलते हैं ना, वो कॉफी हाथ में लेके चलते हैं बड़ी सी। स्टारबक्स नाम सुना होगा आपने, भोपाल के अंदर भी है, इंदौर में भी है ना। स्टारबक्स कॉफी चेन जो है वो दुनिया की बड़ी फेमस कॉफी चेन है। आज $100 बिलियन से अधिक का उनका बिजनेस है। $100 बिलियन से अधिक का उनका बिजनेस है। और दुनिया भर में 30,000 है, समझ लीजिए पूरी दुनिया में कुल कॉफी शॉप उनके हैं 30,000। 30,000 कॉफी शॉप है स्टारबक्स के। तो कहानी शुरू होती है कि एक लड़का अमेरिका में बहुत ही गरीब परिवार का, इतना गरीब परिवार का था कि उनके पास कोई घर नहीं था। तो सरकारी योजनाएं होती हैं, उन्होंने उनको एक कमरे का घर मिला था जहां पे उनके माता पिता और वो बच्चा रहा करता था। ठीक है। फादर जो थे वो एक लॉरी ड्राइवर थे यहाँ पे, और बहुत पुराने समय की बात है अमेरिका में, तो मतलब काफी समय पहले की बात है। तो उस समय जो है वो एक ट्रक ड्राइवर थे वहां पर वो, और उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी, तो कई दिन वो ड्यूटी पर नहीं जाया करते थे। परिवार काफी गरीबी से गुजर रहा था और कई बार ये बड़े दुखी रहा करते थे कि मैं कहाँ रहता हूं। मैं अब चूंकि क्या, तो अमेरिका में जो पब्लिक स्कूल है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। जो स्कूल, सरकारी स्कूल जो होते हैं, अमीर और गरीब परिवार के सबके बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। देखते थे कि मेरे दोस्त लोग हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियों से उनके पापा लोग छोड़ने आते हैं, सबके पास सब कुछ है। मेरे को बेसिक नीड के लिए भी जो है वो खुद काम करना पड़ता है। अखबार घर घर जाके न्यूज़पेपर देना पड़ता है, दूध देना पड़ता है मुझे, तब जाके मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा बचपन से उठा पाता हूं, जबकि 10 साल के थे वो। बहुत मुश्किल उन्होंने जो है वो जैसे अपना बचपन जब गुजारते हैं, बड़ा कष्ट वाला उनका बचपन था। उसके बाद फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो अच्छा फुटबॉल खेलने लगे। तो फुटबॉल खेलते खेलते उनको जो है उनके स्कूल ने उनको जो है वो कॉलेज के लिए बोला कि भाई कि तुम यदि फुटबॉल अच्छा खेलोगे तो कॉलेज की टीम में तुमको डलवा देंगे, तो कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। किसी प्रकार वो कॉलेज तक पहुंचे। कॉलेज में पहुंचने के बाद जो है उनको पढ़ने में मन लगने लगा उनका, तो पढ़ाई करने लगे वो अच्छे से उठ के। तब लगा उन्हें कि यार फुटबॉल खेलने से तो टाइम बड़ा बर्बाद चला जाता है, क्योंकि मेरा यहाँ मैच हो रहा है, वहां मैच हो रहा है। तो उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ा। तो कॉलेज ने बोला भैया फुटबॉल नहीं खेलोगे हमारे तरफ से तो तुमको फीस भरनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने एक्स्ट्रा टाइम में काम भी किया, उन्होंने कई जगह पे काम किया। एक वहां पर उस जमाने में स्टारबक्स कंपनी हुआ करती थी। एक स्टारबक्स कंपनी में कॉफी बेचते थे वो लोग। ये रेडीमेड कॉफी शॉप नहीं था, वो जो कॉफी बीन्स होती ना, कॉफी बीन्स, उन बीन्स को बेचते थे पैक कर करके। तो वहां पे काम किया उन्होंने कुछ दिन तक, वहां से पैसा मिला। कई बार कॉलेज की फीस को पैसा कम रह जाए तो अपना खून तक बेचा उन्होंने, ब्लड डोनेट किया उन्होंने। मतलब इस लेवल तक गरीबी थी कि उन्होंने अपना खुद का ब्लड भी कई बार बेचा है खाने पीने के लिए और अपने एसेंशियल खर्चों को उठाने के लिए। फिर धीमे धीमे जब कॉलेज पास आउट हो गए वो, तुमको समझ में आया कि भी एकदम से, और उस समय अमेरिका में मंदी का दौर था, काफी मंदी का दौर था। तो मंदी में जॉब आसानी से नहीं मिलता था। तो हार्वर्ड सुली ने उसी स्टारबक्स में का जो कॉफी का जो वेंडर थे, कॉफी बीन्स के वेंडर थे बेसिकली वो, तो उनके यहाँ पे काम करना शुरू किया उन्होंने। किया उन्होंने और फिर क्या किया उन्होंने, ऑर्डर ले लेके क्या करते थे वो, घर घर जाएंगे, दुकान शॉप जाएंगे, कॉफी शॉप तो जाएंगे, बोले भाई हमारा कॉफी बीन अच्छा है तुम यूज कर लो। तो ऐसे करके ऑर्डर लिया करते थे। मार्केटिंग किया उन्होंने। फिर एक बार उनको किसी बड़े ऑर्डर के सिलसिले में उनको इटली जाने का मौका मिला। तो ये जो मालिक थे स्टारबक्स के, जो 3 ऑनर थे, तीनों ने बोला भैया हम लोग जो है वो नहीं जाएंगे, कहीं काम में व्यस्त हैं, तुम एक काम करो, तुम इटली चले जाओ, फला व्यक्ति मिस्टर माइकल से मिल लेना, उनको ये कॉफी बीन्स दिखा देना और उनका ऑर्डर लेके जाना। तो वो इटली पहुंचे। जब इटली वहां पहुंचे, उन्होंने जिनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात किया, कॉफी बीन्स दिखाया, ऑर्डर भी हो गया उनका। लेकिन जब वो इटली में थे तो वो 1-2 कॉफी शॉप में गए, देखा उन्होंने कि कॉफी शॉप बड़े अच्छे से डेकोरेटेड कॉफी शॉप बने हुए हैं, और वो जब कॉफी का ऑर्डर लेते हैं तो पूछते भी किस तरह कॉफी चाहिए। फिर आपके गिलास पर आपका नाम लिख देते हैं वो, किसी माइकल या आपका हॉवर्ड नाम लिख दिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आएंगे, हॉवर्ड योर कॉफी इज रेडी, तो हॉवर्ड उठ के जाइए। तो मतलब बड़ा अच्छा अपनापन फील होता है, कोई आपका नाम ले रहा है, कोई आपके लिए कस्टमाइज कॉफी बना रहा है कि दूध कम चाहिए, मेरे को एक थोड़ा सा डबल एस्प्रेसो शॉट चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, मिल्क कम चाहिए, शुगर कम चाहिए। तो जैसा कॉफी बनवाना है वैसा कॉफी बनाकर दे रहे थे वो। एक रेडीमेड स्टैंडर्ड कॉफी नहीं था, वो कॉफी को आप कस्टमाइज करवा पा रहे थे। इनको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। वहां से लौट के आए, इन्होंने अपने मालिकों से कहा कि भैया हम कब तक कॉफी बीन्स बेचेंगे,
हम कॉफी बीन्स बेचते हैं और उन बीन्स से कॉफी बनती है, अच्छी कॉफी बनती है और कई लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों ना हम अपना कॉफी चेन खोल दें। तो स्टारबक्स के मालिक जो 3 बूढ़े आदमी थे, उन्होंने बोला खबरदार, जो काम कर रहे हो उसी को करो, ये फालतू का काम मत सोचो, कॉफी शॉप को चलाना मामूली काम नहीं है। इन्होंने कहा मैं चला लूंगा, पहले बेच के आओ कॉफी बीन्स, बाद में बात करना, ठीक है। तो इन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया। फिर इनको लगा कुछ समय बाद कि यार ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, मैं तो काम ही करता रह जाऊंगा। इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इन्होंने अपना खुद का कॉफी चेन चलाने का सोचा। अब प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, अब पहला कॉफी चेन चलाने के लिए पहला कॉफी शॉप चाहिए, कॉफी शॉप। उस कॉफी शॉप के लिए पैसे चाहिए। लोगों के पास गए, 300 लोगों से मिले, 300 लोगों से बोला भैया थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, हम कॉफी शॉप शुरू करेंगे। 282 लोगों ने लाइन से मना किया, 282 लोगों ने लाइन से मना किया, नहीं नहीं चलेगा, तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा नहीं। वो बंदा तकरीबन 6 महीने 8 महीने तक लोगों की ना सुनता रहा। कोई दूसरा होता तो डर गया होता, घबरा गया होता, अरे भैया मेरा आइडिया गड़बड़ है। तो 282 लोग लाइन से मना कर चुके हैं और वो मना करने के बावजूद जो है वो हार नहीं मानी उन्होंने। 283वें नंबर का जो व्यक्ति था उसने बोला मैं तुम्हारे कॉफी शॉप में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे जैसे 10 इन्वेस्टर और ढूंढ के लाओ, तो 10वां हिस्सा मेरा। नहीं मुसीबत, मदद करने तैयार है, बोला नहीं तुम्हें 1 रुपया चाहिए, मैं 10 पैसा दूंगा, पूरी रिस्क मैं नहीं लूंगा, दूसरे लोगों को लेकर मेहनत लगा इनको। लेकिन किस्मत चल निकली, लाइन से लोग मिले, उन्होंने कहा ठीक है वो लगा रहे पैसा, अच्छा मिस्टर जो है जॉन पैसा लगा रहे, हम भी 10 पैसा लगाए थे। ऐसे करते करते लोगों ने पैसा लगाया, 10 लोगों ने पैसा लगाया कि भाई तुम पे पैसा लगा रहे, चलो खोलो कॉफी शॉप। खोला कॉफी शॉप, इटली का मॉडल रेप्लिकेट किया, बढ़िया तरह और अच्छे से रेप्लिकेट किया। मशीनों की दिक्कत पड़ी तो कई मशीनों को बनाया भी, इन्वेंट भी किया इन्होंने कि ऐसे मशीन करेंगे तो ऐसे कॉफी आएगा, ऐसे और अच्छा होगा, ऐसे कॉफी में डिजाइन बना सकते हैं, एक स्टैंडर्ड। और फाइनली क्या उन्होंने अपना कॉफी शॉप बनाया, और उसका नाम इटालियन कोई नाम रखा उन्होंने, ठीक है, ली मोंटी कुछ नाम रखा उसका उन्होंने। तो कॉफी शॉप बनाया, अभी स्टारबक्स नहीं बना, अभी कॉफी शॉप चल निकला, बढ़िया काम किया उन्होंने कॉफी शॉप में। फिर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला वाह प्रॉफिट होने लगा हमको, तो एक काम करो 3 और खेलते कॉफी शॉप। 3 उन्होंने पॉश एरिया में और कॉफी शॉप खेले, वो भी चल निकले, इन्वेस्टर भी बहुत खुश, पैसा मिलने लगा, काम इनका चल निकला, 10 कॉफी शॉप हो गए, प्रॉफिट, सब इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस मिल गया। अब ये जो है उसके मालिक भी बन गए कॉफी शॉप। इसी समय पर जो स्टारबक्स कंपनी जो कॉफी बीन्स बेचती थी उसके मालिक बूढ़े हो चुके थे और उनमें उतना बिजनेस का एक्यूमेंट भी नहीं था क्या करने का। तो वो लोगों ने बीच में मालूम चला कि इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो वो स्टारबक्स बेचना चाहते हैं, दे वांट टू सेल स्टारबक्स। जिस जगह पर ये पहले नौकरी करते थे वही स्टारबक्स बिक रहा था। ये सबसे पहले गए, तीनों मालिकों से मिले, बोले भैया मुझे खरीदना है। बोले तुमने अपनी हैसियत देखी? बोले साहब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, कॉफी शॉप मेरी 10 से चलती है, मैं ले लूंगा, आपको पैसे से मतलब होना चाहिए ना कौन ले रहा है। फाइनली डील क्रैक हो गया, स्टारबक्स को इन्होंने ले लिया। अब इन्होंने अपनी कॉफी चेन का नाम इन्होंने स्टारबक्स पर रख दिया, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब स्टारबक्स जो है वो कॉफी बीन्स का खुद का काम था इनका, कॉफी बेचते भी खुद ही थे, अब प्रॉफिटेबल और हो गया है। और फिर स्टारबक्स चल निकला और बड़े बड़े इन्वेस्टर सामने आए इसमें, और आज स्टारबक्स यहां तक पहुंच गया। जिस जगह पे इन्होंने नौकरी किया, जहां पर इनके विचारों को मान्यता नहीं मिली, कई लोगों ने इनके लिए फंड को नहीं अवॉइड कर दिया कि नहीं देंगे तुमको फंड हम, ये फाइनली उन्हीं सभी लोगों से बाद में फंड लेके आए, दोबारा फंड उनको उन लोगों ने फंड किया, बुलाकर फंड दिया इनको उन्होंने कि भाई हमारा कॉफी शॉप भी खोल दो, हमारे लिए भी खोल दो, हमारे लिए भी खोल दो। ऐसे बने हॉवर्ड सूज। एक बच्चा जो अपने घर में सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहता था, गरीबी को लेकर वो बड़ा परेशान रहा करता था, उसने एक तरीका खोजा, उसने देखा कि भाई इस गरीबी से निकलने का तरीका यह कि कुछ बड़ा करूं मैं, कुछ बेहतर करूं मैं, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरी जिद के साथ में किया, और वो आदमी स्टारबक्स का मालिक बना, सीईओ बना। बात यह नहीं कि हम हमारे आसपास का परिवेश क्या है, बात यह है कि हम क्या सीखकर क्या अचीव करना चाहते हैं उससे। हमको कभी भी अपने आसपास की सराउंडिंग से आज को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा अफेक्ट होगा तो कल भी अफेक्ट होगा। हमारे आसपास की जिन सराउंडिंग को हम बदल सकते हैं उनके लिए हमें चिंता नहीं करना, क्योंकि हम जब चाहे तब बदल देंगे, और जिनको नहीं बदल सकते हैं उनके लिए भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो तो बदलाएंगे ही नहीं। तो सिंपल, मैं हमेशा एक बात आप सबसे बोलता हूं, आपको आपकी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाना है, आपको अपनी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाना है कि ये जो जगह जो आपको पसंद नहीं है उसे छोड़कर आगे निकलने के लिए क्या करना है आपको। और उसका एक ही तरीका है, वो है ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन।
साहस, रिस्क लेने की टेंडेंसी, यही आपको आगे बढ़ाती है। कोई भी चीज जो होती है ना बेटा, वो शुरू से उस लेवल पर नहीं दिखाई पड़ती जैसी वो हो सकती है। जहां तक हम और इस पूरे जो सपने और हकीकत, उसके बीच में जो बड़ा अंतर है ना, वो है आपका जुनून और जिद का। जब जिद है, जुनून है, तो सपना भी हकीकत बन जाएगा। और यदि जिद और जुनून नहीं है ना, तो हकीकत और बुरी कहानी में बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आपसे, कभी हारना नहीं है। ये पढ़ते समय लास्ट में जो सरेंडर करते हो ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको हर दिन मेरा बैकलॉग लगता, अरे भाई बैकलॉग क्यों लगता है? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। और लग गया है तो उसको घबराए बगैर कवर करो धीमे धीमे ग्रेजुअली, तो कैसे काम चलेगा? है ना बेटा? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।